स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंची। सबसे पहले राज्यपाल रोमिन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू, मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने पहुंचे। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंची, जहां सीएम साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ी कलाकार भी पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ वेशभूषा पहने कलाकारों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। सीमेंट, खनिज उद्योग, स्टील, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर है। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती है। आपका ये सुंदर राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों तथा अन्य प्राकृतिक वरदानों से समृद्ध है। आपके राज्य को महानदी, ईसदेव, इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके राज्यों को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राज्यों के आप सब नीति निर्माताओं पर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास यात्रा से जोड़ना भी आपका उत्तरदायित्व है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मुझे बताया गया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग मानते थे आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हरेक कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय हो,
राज्य विश्वविद्यालय हो, ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी आज भी प्रतिमाह पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। होली और दीपावली में एक रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 62 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष 6000 रुपए उनको डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। और 9 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने वाला, ये सभी जो आंकड़े हैं ये दिखाता है कि ये सबसे अधिक देश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश काफी आगे है। और इसमें सबसे लंबी छलांग लगाने वाला है। 56 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने में ये सभी स्कीमें, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश में है। और मित्रों, 2017 के पहले निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन 55 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को मिलती थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश दे रही है। 2017 के पहले पेंशन की राशि हुआ करती थी मात्र 300। आज इसको हम 1000 रुपए महीने उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा डीबीटी में लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने में भी देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यानी अकेले 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हुआ है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम धामी आज ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे और रोड शो किया, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। उसके बाद धामी कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी नीति के बारे में जानकारी दी। नेता भाजपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई राजेश कुमार जी,
श्री उपेंद्र चौधरी जी और मंच पर आसीन, अब मैं सबको जानता हूँ। अब मैं कहूँ कि अर्जुन जी, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुरेश जी, हमारे विवेक सक्सेना जी, संजीव सिंह जी, ये पर्चा भी ठीक से बनाया नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पीछे देखकर बोलता तो अच्छा होता। तो सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और हमारे कमिश्नर कुमाऊं और सचिव श्री दीपक रावत जी, जिला अधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी और यहाँ के पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी, हमारे सभी मंच पर आसीन हमारे सीडीओ श्री मनीष जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज शानदार बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाई है, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नवनिर्वाचित सभासदगण, जिनको भाई विकास शर्मा के साथ साथ इनको भी जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पार्षद चुना है सबको, और बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न स्थानों से आई हुई हमारी माताएं, बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और मीडिया के हमारे मित्र, अभी अल्मोड़ा में 2 दिन पहले मैं 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गया था। तो आप लोगों ने कोई वीडियो भी देखा होगा कि जैसे ही हम लोग मंच पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सारे लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। अब पहाड़ में ऐसा होता है कि बारिश बहुत तेज होने लगी और वो सारे लोग आसपास के क्षेत्र में अपना भीग के ठंड भी होने लगी, तो इधर उधर अपनी जगह ढूंढ रहे थे सब। लेकिन हमारे वहां पर मीडिया के बंधु, मैं उनका बहुत आज धन्यवाद दे रहा हूं। ये भगवान रुद्र की धरती से, रुद्रपुर से अल्मोड़ा के अपने मीडिया के बंधुओं को, सारे लोग चले गए लेकिन मीडिया के लोग लगातार हमारा लाइव टेलीकास्ट करते रहे वहां से, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो ऐसे हमारे मीडिया के मित्र, क्या आहूजा जी ठीक कह रहा हूं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों के, हमारे उद्योग संगठनों से आए हुए हमारे उद्योगपति, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले अनेक उत्पादक समूह, मैं आज के इस अवसर पर इस विशाल जनसभा में पधारे हुए आप सभी भाइयों बहनों का, नौजवान युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि धर्म के आधार पर हम कोई आरक्षण नहीं दे रहे हैं। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है, लेकिन इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने भ्रष्टाचार केस को छिपाने की कोशिश की है। कर्नाटक में इससे पहले कोई भी पार्टी हो, उन्होंने इस वक्त के आरक्षण को स्वीकार किया जो आरक्षण 1994 से शुरू हुआ। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है। ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने
छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे, फलाना दे रहे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में या इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो कर्नाटक में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो या जेडीयू हो, इन्होंने सब मिलके उस वक्त के रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया। जो रिजर्वेशन 94 में शुरू हुआ तब से लेकर अब तक वो रिजर्वेशन है। और उसके लिए ये एस.एम. कृष्णा के जमाने में भी था, मोइली के जमाने में था, फिर उससे पहले देवेगौड़ा के जमाने में भी था, फिर उसी साथ जो जे.एच. पटेल थे, और उसके बाद में फिर जितने भी अपने बीजेपी के भी नेता लोग जो थे, येडियुरप्पा था और शेट्टार था और सदानंद गौड़ा थे, ये सब ने वैसा ही कंटिन्यू करे। और कुमार स्वामी के जमाने में भी कंटिन्यू रहा, धर्म सिंह जी के जमाने में भी कंटिन्यू रहा, और अब तक वो कंटिन्यू है। लेकिन उनको क्या दर्द है? तो एक दर्द है उनको, जो कर्नाटक में गारंटी सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारी 5 गारंटियां जो है जनता तक पहुंच रही है और जनता तक जा रही है, इसीलिए वो बड़े दुखी है कि ये कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इस ढंग से बढ़ रही है। और चौथा ये है कि मुसलमानों को पहले भी कोई अलग नहीं दिया रिजर्वेशन, आज भी कोई अलग नहीं दिया। जो मोदी जी ने अपने वक्त अपने स्टेट में उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में डाला था, और जो ओबीसी को जो भी सहूलतें मिलना चाहिए वो वहां के चंद मुसलमानों को भी मिल रहा है। और यही महाशय थे जिन्होंने, मोदी जी ने खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त रेकमेंड किया कि ये स्टेट लिस्ट जो हमने लागू किया इसको। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रामजी लाल सुमन के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद भी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अपने ही बयान पर अटल हैं। वहीं अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन किया है। रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि देश के आदर्शों को, देश के उन शख्सियतों को जिससे प्रेरणा लेती है दुनिया, जिनकी कवियों ने जितना लिखा, जिनके बारे में लिखा, राजनीति की पराकाष्ठा। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थन से जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी की जमीन फिसल गई। संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है, क्या करेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई विवादित बयान नहीं है। उन्होंने इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है उसको संसद में बयां किया है। आज देश में हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के हालात हो रहे हैं। उन्होंने उन हालातों को संसद में कहने का काम किया है कि बाबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अपने बयान में भी कहा था
कि मुसलमानों का डीएनए बाबर से मैच होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुमन जी ने उसको संसद में इतिहास के पन्नों को बयां किया है। उनने किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है कि बाबर को हराने के लिए राणा सांगा लाए थे। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, मगर जो चीज लिखी हुई है उनको सुमन जी ने संसद में बयां किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई विवादित बयान नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस तरीके का आग बबूला और आक्रोश पैदा कर रही है। लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तमाम बयान ऐसे हैं जो होते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कहाँ चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लगातार इस बयान के बाद देश में उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले दहन किए जा रहे हैं। देखिए, पुतले दहन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। आम जनता में कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको पुतुल बना रही है, कल से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो तुछपैया कहूंगा, तुछपैया लोग कुछ ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सुमन जी ये बहुत जमीनी नेता है और इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया है। संसद में ऑन रिकॉर्डेड बयान है। कोई हल्का बयान देने में सुमन जी को खुद इतने गंभीर है वो कि ऐसा कोई भी बयान वो संसद में नहीं देंगे। देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है ये कि देश के आदर्शों को, देश के उन शख्सियत को जिससे प्रेरणा लेती है दुनिया, जिनके कवियों ने जिन्हें कितना लिखा, जिनके बारे में राणा सांगा के बारे में तो लिखा है कि 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, चमक उठी सन 57 में राणा की तलवार, वो थी सांगा की तलवार। यानी जिसके 80 घाव थे, एक हाथ गायब, एक पैर खराब, एक आंख चली गई युद्ध में, उस आदमी का एक शौर्य का इतिहास रहा है, एक साहस का, एक बहादुरी का इतिहास रहा है। उसको गद्दार कहना ये निम्न कोटि की राजनीति की पराकाष्ठा है। रामजीलाल सुमन जी जैसे नेता से, जो कि बड़े समझदार नेता माने जाते थे, उनसे ऐसी आशा नहीं थी। लेकिन तुष्टीकरण ने और उनकी खोती हुई राजनीति जो सपा की जमीन खसकती जा रही है, उसके व्याकुलता ने, उसके कॉम्प्लेक्स ने शायद उनको ये कहने पे मजबूर किया है। वहीं उनके बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है कि इतिहास के पन्नों की बात की है, इतिहास की बात की है। रामजीलाल सुमन ने समर्थन किया है, अखिलेश यादव ने क्या कहेंगे? कोई भी भारतवासी इस बात का समर्थन नहीं करेगा इन आक्रांताओं का कि ये हमारे आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, आक्रांता थे, इस देश पे शासन किया, वो अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन हमारे आदर्श जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उनसे लोहा लेते रहे, उनको गद्दार कहना ये तो, और उसका समर्थन करना, ये मानसिक दिवालियापनी कहलाएगा अखिलेश यादव जी का। अगर अखिलेश जी ये कहते कि मैं इतना कह के अपना पीछा छुड़ा सकते थे कि मेरा उस बयान से कोई मतलब नहीं, सुमन जी का निजी बयान हो सकता है, लेकिन वही बात कि जमीन खसक रही है तो बौखलाहट का प्रतीक है बयान। अखिलेश यादव को साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। इस बात से कोई झुटला नहीं सकता कि शिवाजी महाराज का क्या इतिहास था। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का क्या इतिहास था। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता राणा प्रताप का क्या इतिहास था। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि औरंगजेब कितना आतताई था। अकबर के बारे में क्यों आतताई नहीं कहा जाता, लेकिन औरंगजेब के बारे में कहा जाता है। तो अखिलेश यादव किस ओर ले जाना चाहते हैं इस देश को, इस देश की आने वाली पीढ़ी को? उनको चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को दिशा दें। उनको सही, हम आदर्श मानते हैं अबुल कलाम आजाद को, हम आदर्श मानते हैं अशफाक उल्लाह खां को, हम आदर्श मानते हैं उस समय के बहुत बड़े शिक्षाविद जाकिर हुसैन को। ये कहां से आदर्श हो गए जिन्होंने इस देश पे अत्याचार किया था? 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं आप इस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बयानबाजी की जा रही है? देखिए, हम तो दूसरी बात करते हैं कि जब तक कांग्रेस में पप्पू और सपा में ये लल्लू रहेंगे, वो ऐसे बयान करते रहेंगे कि हमारी जमीन अपने आप तैयार होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।